नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का 22वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है गुप्त वंश या गुप्त काल। आज हम लोग गुप्त काल के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। हम लोग इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहले भाग में हम लोग राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि ये हमारी प्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, और दूसरे भाग में हम लोग गुप्त काल के साहित्य, कला और संस्कृति के संबंध में अध्ययन करेंगे क्योंकि इन्हीं साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर हम इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। वास्तविक रूप में गुप्त काल का समय काल 320 एडी से 500 एडी तक माना जाता है, यानी कि यह 180 वर्षों तक का साम्राज्य रहा है। अगर हम लोग इसे पिछली कड़ी से जोड़ कर देखें तो हमारे इतिहास की शुरुआत नॉर्थ वेस्ट भाग से, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है और हमारा इतिहास उसके बाद गंगा के घाटी में प्रवेश करता है। उसके बाद गंगा की घाटी के बाद हमारा इतिहास मगध के क्षेत्र में प्रवेश करता है और वहाँ से एक बड़ा साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे प्रांतीय शासन अपना सर उठाने लगते हैं और इसी क्रम में बंगाल के एक छोटे क्षेत्र में श्रीगुप्त नामक एक शासक गुप्त वंश की स्थापना करता है। लेकिन वास्तविक गुप्त वंश के संस्थापक इनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो आइए समझते हैं गुप्त वंश के संबंध में कुछ जानकारी और लेते हैं। गुप्त काल, इसके संस्थापक को के रूप में हम लोग श्रीगुप्त को जानते हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक को हम लोग देखें तो इनके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हैं। आप लोग प्रथम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय भी आते हैं जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम है तथा संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले तो ये कुषाणों के सामंत माने जाते थे कि ये कुषाणों के सामंत थे। इसके बाद ये इनको शूद्र और वैश्य के कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये शासन बिहार, यूपी और उसके बाद संपूर्ण भारत में ये अपना शासन किए और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और भी जानकारी लेंगे बट इतना थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी यहीं रहेगी। प्रमुख शासकों को देखें तो पहले शासक थे श्रीगुप्त, जिनका समय काल 240 एडी से लेकर 280 एडी के बीच में माना जाता है तथा इनके पुत्र घटोत्कच, जिनका समय काल 280 एडी से लेकर 319 एडी के बीच में माना जाता है। श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक हैं। तो थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी, उसके बाद इनके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसके बाद वाले शासकों महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी थोड़ी थोड़ी परिचयात्मक जानकारी ले लेते हैं। और हमारा तीसरे शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा ये प्रथम है। 319 एडी या 320 एडी से लेकर 335 एडी तक इन्होंने शासन किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहीं से वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और इन्होंने गुप्त संवत कैलेंडर 319 एडी में शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक शक्ति में उसकी वृद्धि हुई। तो हम लोग पीछे भी देखते आए हैं कि हर एक वंश से ही अब विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार का कार्यक्रम चलते आ रहा है। तो इसी तरह लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने कुमार देवी से विवाह करके राजनीतिक शक्ति में अपना वृद्धि किया। आगे के शासकों को देखते हैं। गुप्त काल के चौथे राजा के अंतर्गत हम लोग समुद्रगुप्त को देखते हैं। ये बड़ा ही प्रतापी राजा था जिसका समय काल 335 से लेकर 375 एडी के बीच में रहा, यानी कि इसने 40 वर्षों तक इसने शासन किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद गुप्त वंश के अद्वितीय विजेता था तथा गुप्त साम्राज्य का इसने सबसे ज़्यादा विस्तार किया। ये कभी युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं हारा, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, किंतु नेपोलियन एक बार पराजित हुआ था और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया था और नेपोलियन 1500 साल के बाद आया था, लीजिएगा। तो ये कभी युद्ध में कभी नहीं हारा था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये कुशल प्रशासक के साथ साथ अच्छे कवि भी था। इसके बाद इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। ये सब सारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कविराज का मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ। इसके बाद इलाहाबाद का शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इलाहाबाद का शिलालेख एक प्रशस्ति लेख है, यानी कि प्रशंसा किया गया है राजा के बारे में, जिससे दरबारी कवि, इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का परिचय दिया गया है तथा युद्ध का भी जो भी विजय अभियान रहा है इसके संबंध में यहाँ से हमें इलाहाबाद के शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को
ये भी इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को सितार बजाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद इसने केवल सोने के मुद्राएं चलाई तथा ये एक प्रकार के, अगर इतने सारे गुण हुए तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये कवि, प्रशासक, अद्वितीय विजेता और संगीतकार भी था। उसके बाद आगे देखेंगे कि ये समुद्रगुप्त के दो पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो प्रथम थे ऊपर। ये समुद्रगुप्त खुद इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम के, ये चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त के। तो आगे हम लोगों ने कभी सीरियल्स में देखा होगा सिंहासन बतीसी, विक्रम बेताल की कहानी, तो इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक रामगुप्त एक कायर शासक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़ा ही कायर शासक था और बड़ा था इसके पुत्रों में, और चंद्रगुप्त छोटा था। रामगुप्त की पत्नी ध्रुवगुप्त थी, या महारानी बोल सकते हैं, पत्नी। इस समय तक शकों का आक्रमण हुआ करता था, तो रामगुप्त समर्पण करना चाह रहा था और उसके बाद उसके बदले अपनी महारानी ध्रुव देवी को भेज रहा था। इससे क्रोधित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने महारानी के स्थान पर डोली में स्वयं बैठा और शक शासकों की हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह भी किया और राजा भी बना। तो ये थोड़ी कहानी रही। अक्सर पुरुषों की लड़ाई में महिलाएं ही कुर्बान होती है, देख लीजिए। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। इसका समयकाल 375 से लेकर 415 एडी के बीच में रहा है। इसने भी समुद्रगुप्त की तरह 40 वर्षों तक शासन किया और शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसने विदेशी आक्रमण को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया इस साइड से। फिर उसके बाद इसकी दो राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। उज्जैन जो था एक व्यावसायिक केंद्र था तथा इसे यहीं से दक्षिण भारत के में प्रवेश किया जाता था और वहीं से व्यापार किया जाता था। उज्जैन के माध्यम, उज्जैन से ही दक्षिण भारत में हम लोग प्रवेश करते हैं। मध्य भारत अब हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश, उसके बाद से फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत की शुरुआत हो जाती है। इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और यही असली स्वर्ण युग कहलाने का उपाधि धारण कर सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनकी ये जब शासन किया करते थे तो इस समय चीनी यात्री जो थे फाहियान आए हुए थे, जो कि जिनका समय काल 399 एडी से लेकर 411 एडी के बीच में रहा है। इसने अपनी यात्रा विवरण भोकोकी लिखा है, जिसका अनुवाद भारत की जांच करती किताब होता है। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में विवरण और संस्मरण लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके दरबारी कवि कालिदास थे तथा इनकी 2 पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबरांग। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थोड़ी सी और जानकारी। इसने सकारी की उपाधि धारण की जब शकों पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद गगारी की उपाधि धारण की जब इसने गणराज्यों का अंत किया। तो सकारी और गगारी याद रखिएगा। और महरौली का लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा। ये प्रीलिम्स में आते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके प्रमुख रत्नों में मैंने बताया कि 9 रत्न रहा करते थे और इन्हीं 9 रत्नों के आधार पर इसे स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसके वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। ये जो गुप्त वंश थे वैष्णव धर्म का पालन किया करते थे। आगे चल के पढ़ेंगे कला संस्कृति, जब अगले स्लाइड में देखेंगे। तो इसके प्रमुख दरबारी 9 रत्नों में कालिदास ये कवि के रूप में, बरामिहिर खगोलशास्त्री के रूप में, अमर सिंह प्रशंसक और धन्वंतरी चिकित्सक के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रमुख रत्नों में शामिल थे। इसके अलावा अगला शासक है हमारा कुमारगुप्त, जिसका समयकाल 415 से लेकर 455 एडी के बीच में रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हुण जो थे मध्य एशिया की जाति थी, इसी के समय में हमला किया था तथा इसने स्कंदगुप्त को भेजा था हुणों को पराजित करने के लिए। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित भी किया था। इसके बाद इसने सर्वाधिक सिक्के चलवाए थे मयूरशैलू में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्कंदगुप्त, इसका समयकाल 455 से लेकर 467 एडी के बीच में है। इसने हुणों को पराजित किया था तथा इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। इसके बाद एक आते हैं भानुगुप्त। 510 एडी के एरन अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है। सती, ठीक है, सती का ध्यान रखिएगा, सती होने का प्रमाण मिलता है। सती सही लिखा हुआ था।
विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे तथा इस अंतिम गुप्त वंश का खात्मा हुण शासकों ने किया था, जिसके अंतर्गत तोरमान और मिहिरकुल थे। तोरमान और मिहिरकुल ने गुप्त साम्राज्य का समाप्त कर दिया था। इसमें मिहिरकुल बड़ा ही बर्बर था, बहुत ही बर्बर था। इसने कई बहुत सारे बौद्धों की हत्या की। तो ये रहा प्रीलिम्स वाइज कुछ राजाओं का परिचय, जो आपको प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में काम करेगा। अब थोड़ा सा अगली स्लाइड में देखते हैं कि गुप्त वंश का समापन क्यों हुआ और सामंतवाद। उसके बाद अगले दिन दूसरे स्लाइड में दूसरी चीज़ देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य खत्म क्यों हुआ। हमने अक्सर देखा कि जब जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है, प्रांतीय शक्ति अपना सर उठाती है तथा स्वतंत्र होती है। ये इतिहास में लगातार चलता रहेगा। जब जब गुप्त शासक कमज़ोर हुए तब तक प्रांतीय शक्ति अपना सर उठाई और अपने आप को स्वतंत्र करने लगी और साम्राज्य का विघटन धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद इनके जो भी उत्तराधिकारी थे कमज़ोर थे तथा इनका प्रशासन मौर्य साम्राज्य के जितना कुशल नहीं था, क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता थी जो मेन सेंटर में थी वो कमज़ोर थी तथा प्रांतीय सत्ता जो भी था वो स्वायत्त था। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि प्रशासन मूलतः मध्यस्थता पर आधारित था। गुप्त साम्राज्य के पास अपने बड़ी सेना कोई नहीं थी। जब भी सेना की जरूरत होती ये प्रांतीय शक्तियों से उसकी ज़रूरत को पूरा करते थे तथा राजस्व की भी निर्भरता इन प्रांतीय शक्ति पर ही था। इसके बाद हम लोग एक देखते हैं सामंतवाद, जो गुप्त काल में ही उभर कर आता है। सामंत राजा की तुलना में ज़्यादा मजबूत होने लगे थे, ये भी कारण था गुप्त साम्राज्य का खत्म होने का। और उसके बाद वेतन और दान के लिए मुद्रा के रूप में भूमि का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद हुण शासकों का आक्रमण और सामंतों का विद्रोह गुप्त साम्राज्य के खात्मे का कहानी बना। ठीक है, तो ये रही अपने गुप्त साम्राज्य। अब कल हम लोग इसके सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये 515 एडी के आसपास गुप्त साम्राज्य अंत हो गया। तो ठीक है, कल इसके सांस्कृतिक पक्ष को देखते हैं। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।